हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे 2-3 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमने करना है माइटोसिस। ठीक है, सेल डिवीज़न मैंने आपको थोड़ा करवा दिया था, सेल डिवीज़न का एक ओवरव्यू, एक डिस्क्रिप्शन बता दी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक है, वो हमने करना है माइटोसिस। ठीक है, आपको तो सेल डिवीज़न 3 तरह की होती है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस को हमने तो करना नहीं है। ए माइटोसिस किसकी तरह होती है? जस्ट लाइक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें कोई हमारे पास पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सिंपली जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वैसे ही रन करती है। वो हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है माइटोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस की बात करें, हाँ चलो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ इसको सिंपली। जैसे बाइनरी फिशन, जैसे ये सेल है, इलोंगेट करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में, इक्वल डॉटर सेल्स। ठीक है, इक्वल डॉटर सेल्स मतलब जो कंटेंट इसके पास है वही कंटेंट इसके पास होगा, और इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन है हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस, ये जो है इसको आप पहले करेंगे, बाद में इसको करेंगे। माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस की फर्दर डिस्क्रिप्शन से पहले माइटोसिस देख लेते हैं। इसमें 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। अगर इस न्यूक्लियाई की डिवीजन होगी उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की डिवीजन होगी, जैसे ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है सारा, उसकी डिवीजन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करें हम कैरियोकाइनेसिस, इसके फर्दर फेजेस हैं, जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज है। ये 4 फेजेस मिल के हमारे पास बनाते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं फर्दर इसकी डिटेल की। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल किसके बेसिस पे? क्योंकि बिल्कुल जैसे जितने पेरेंट में क्रोमोसोम हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे। ठीक है, जो कुछ पेरेंट सेल में है वही कुछ डॉटर सेल में होगा, बिल्कुल इक्वली। ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। उसके बाद सेल, जैसे मैंने बताया, 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। क्रोमोसोम जितना पेरेंट में है उतना ही डॉटर सेल्स में रहेगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। उसके बाद बात करें हम डिस्कवरी की। डिस्कवरी में प्लांट्स में डिस्कवर किया स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, एनिमल्स ने में डिस्कवर किया फ्लेमिंग ने 1879 में। ठीक है, लेकिन जो टर्म थी वो कॉइंड की फ्लेमिंग ने 1882 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अकरेंस की। अकरेंस की बात करें तो माइटोसिस जो है वो हमारी पूरी बॉडी में, हमारे सोमेटिक एज वेल एज गोनैड या जर्म सेल्स में रन करती है। अब मैं बता देती हूँ, जैसे हमारी बॉडी है, इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं सोमेटिक, एक को हम बोलेंगे जर्म सेल्स। सोमेटिक जो हमारी हेड टू टो बॉडी बनी हुई है वो सोमेटिक सेल्स है। जर्म सेल्स में सिर्फ और सिर्फ गोनैड्स आते हैं, टेस्टिस आते हैं मेल के केस में, ओवरीज आते हैं फीमेल के केस में। ठीक है, तो जो माइटोसिस है ये सोमेटिक सेल्स में भी रन करती है, ये जर्म सेल्स में भी रन करती है। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है। हर एक स्पीशीज़ में इसका टाइम में वेरिएशन आती है। कुछ एक स्पीशीज़ में फ्यू मिनट्स से स्टार्ट होता है और रन करता है अप टू फ्यू आवर्स तक। ठीक है, उसके बाद फेजेस हैं। फेजेस जैसे मैंने बताया कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियाई की डिवीज़न होती है। न्यूक्लियाई खुद को पहले प्रिपेयर करता है, देन डिवाइड करता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के फेजेस की बात करें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। ठीक है, बात करेंगे हम किसकी? प्रोफेज की। जो प्रोफेज है ये सबसे लंबा फेज होता है और ये फर्दर डिवाइड होता है अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, मैं पहले डायग्राम से बता देती हूँ, देन उसके बाद हम आएंगे इस पे। ये है डायग्राम, ये है अर्ली प्रोफेज, ये है मिड प्रोफेज, ये है लेट प्रोफेज। डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है? देखो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास सेंट्रियोल है, मैंने आपको ऑर्गेनेलीज कराई थी, उसमें एक सेंट्रियोल ऑर्गेनेली की थी। सेंट्रियोल मूव होके दूसरे पोल की तरफ जाना शुरू हो गया। अब पहले ये बात देख लो, ये हमारे पास सेल है, ये इसके पोल वाले रीजन हैं, ये इसके इक्वेटर वाले या इक्विटोरियल प्लेन हैं। ठीक है, पोल वाले और प्लेन इक्विटोरियल वाले। सेंट्रियोल जो है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो चुकी है। जब सेंट्रियोल मूव होना शुरू हुई हैं तो इनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं। क्या बने हैं? स्पिंडल फाइबर्स।
ठीक है। अर्ली प्रोफेज में यही होगा कि सेंट्रियोल मूव करना शुरू हो जाएंगी और स्पिंडल फॉर्मेशन की स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब आएगा मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज में सेंट्रियोल थोड़ा पोल के पास पहुंच चुकी है, स्पिंडल फाइबर्स और डेवलप हो चुके हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना शुरू हो चुकी है। यहाँ देखो सॉलिड लाइन है, यहाँ डॉटेड लाइंस में बताई हुई है, ठीक है। डॉटेड लाइंस क्या इंडिकेट करेंगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा और क्या आता है इसमें, जो कंडेंसेशन, जैसे ये डीएनए था ना इस तरह फैला हुआ, इससे वाटर लॉस होगा और कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी, जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जो इसमें क्रोमोसोम्स हैं वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कंडेंसेशन हमेशा याद रखना है, कंडेंसेशन होती है बाई डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तीन चीज़ें हो रही हैं, सेंट्रियोल मूव कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है और कंडेंसेशन हो रही है। लेट प्रोफेज की बात करें तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो चुकी है, सेंट्रियोल पूरे अपोजिट पोल पे आ चुका है, स्पिंडल फाइबर्स फुली डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स फुली डेवलप हो चुके हैं, कंडेंसेशन पूरी नहीं हुई, कंडेंसेशन अभी हो रही है, ठीक है। कंडेंसेशन इन प्रोग्रेस है। तो वही चीज़ें यहाँ देखो लिखी हुई हैं। अर्ली प्रोफेज में वही मैंने आपको बताया, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगी, डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद मिड प्रोफेज में पूरा वो मैंने बता दिया सारा डायग्राम से, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब जो मेन चीज़ बतानी थी इस पर, या कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर और डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, ये भी डायग्राम से बताती हूँ। हाँ देखो, ये एक स्पिंडल फाइबर है, ये वाला स्पिंडल फाइबर जो इस सेंट्रियोल से निकल रहा है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। एक ये आ गया। दूसरे की बात करें तो ये साथ वाले की बात करें, जो इस सेंट्रियोल से अराइज हो रहा है, इस सेंट्रियोल तक आके अटैच हो रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना, जैसे कि ये यहाँ से अराइज हुआ दूसरे सेंट्रियोल तक, ये यहाँ से अराइज हुआ, यहाँ क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक लग गया, नीचे नहीं पहुँचा, ठीक है। तो ये दो तरह के क्या हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जो एक सेंट्रियोल से अराइज हुए क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक, उनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और जो एक सेंट्रियोल से अराइज हुए दूसरे सेंट्रियोल तक, उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। दो स्पिंडल फाइबर्स हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कौन सा हो गया, एक सेंट्रियोल से अराइज होना दूसरे सेंट्रियोल तक। डिसकंटिन्यूअस कौन सा हो गया, एक सेंट्रियोल से अराइज होना, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाना, ठीक है। और जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स को अटैच करवाते हैं, क्रोमोसोम्स को जोड़ने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज पीरियड क्या, मेटाफेज स्टेज का, ये डायग्राम पे आते हैं यहाँ। इसका देखो स्पेशल फीचर क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं प्रोफेज में इनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी, लेकिन मेटाफेज में आके ये इक्विटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, एक हम बोलते हैं पोल और दूसरे को इक्वेटर, तो इक्विटोरियल प्लेन पे आके अटैच होंगे मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। और मेटाफेज स्टेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन, जितना क्रोमोसोम जुड़ सकता था उतना जुड़ जाता है, इससे फर्दर कंडेंसेशन आगे नहीं होगी। क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। तो यही चीज़ें याद रखनी है, इक्विटोरियल प्लेन पे अटैच हो जाते हैं, और क्या होता है फर्दर इसमें जो है हमारे पास कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आएगा एनाफेज। एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग होगी। जैसे ये, हाँ यहाँ क्रोमोसोम था ना, इस तरह से स्प्लिटिंग कहाँ से होगी, स्प्लिटिंग होगी हमारी बिल्कुल सेंट्रोमियर से, यहाँ से स्प्लिटिंग होगी और दो डिफरेंट जो है क्रोमेटिड्स मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एनाफेज में सबसे पहले होगी स्प्लिटिंग। जब स्प्लिटिंग हुई, ये क्रोमोसोम की जो डिफरेंट आर्म्स हैं, ये इस स्पिंडल फाइबर के साथ आधा सेंट्रोमियर अटैच हो गया, इस स्पिंडल फाइबर के साथ आधा सेंट्रोमियर, ठीक है। उसके बाद इनकी अरेंजमेंट हमेशा इस तरह से होती है, आर्म्स एक दूसरे को फेस करती हैं, जो क्रोमोसोम की आर्म्स है ना, इस तरह से एक दूसरे को फेस करेंगी। इस तरह से फेस क्यों करती हैं, ताकि इनमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो, एक दूसरे को अपने से दूर फेंकें, रिपेल करें और दोनों अलग अलग पोल्स पे जाएं, इक्वेटर रीजन से पोल्स की तरफ, डिफरेंट पोल्स की तरफ माइग्रेट होना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपने याद क्या रखना है, एनाफेज में सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हुई, आधा क्रोमोसोम जो है वो एक एंड की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे एंड की तरफ मूव करेगा, और मूवमेंट एक तो इनकी रिपल्सिव फोर्स, दूसरी इनमें क्या आती है, इलोंगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर,
जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे ना, वो क्या करना शुरू कर देंगे, इलोंगेट, लंबे होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स डिफरेंट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हो गया एनाफेज। देन हम बात करें टीलोफेज। टीलोफेज में भी अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज हम डिस्कस करते हैं। टीलोफेज की बात करें, ये पूरा का पूरा अपोजिट होता है प्रोफेज की। ठीक है, जैसे कि वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपियर होना शुरू हुई थी, यहाँ देखो रीअपियर होना शुरू होगी। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हुआ था, यहाँ रीअपियर हो रहा है। और वहाँ पे कंडेंसेशन मतलब डीएनए से क्रोमोसोम बन रहा था, यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगी। और आपको याद रखना है, वहाँ डिहाइड्रेशन हुई थी, यहाँ अब हाइड्रेशन होगी। पूरा प्रोफेज का अपोजिट होता है हमारे पास टीलोफेज। ठीक है, हाइड्रेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, जो क्रोमोसोम इस तरह से जुड़ चुके थे अब वो फैल रहे हैं, डीएनए की फॉर्म में बन रहे हैं। ठीक है, अर्ली टीलोफेज में स्टार्ट हो जाएगा, लेट टीलोफेज में कंप्लीट हो जाएगा। दो अलग अलग पोल्स पे हमारे पास इक्वल क्रोमोसोम बन चुके हैं। उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस, एक ग्रूव बनेगा, बाहर वाली साइड से एक ग्रूव बनेगा, इस ग्रूव में से होगी स्प्लिटिंग, इक्वल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये हमारे पास फाइनली क्या बन जाएंगी, दो इक्वल डॉटर सेल। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम था, जितना जो कंटेंट था, उसी तरह दो डॉटर सेल्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेलोफेज भी हो गया और साइटोकाइनेसिस भी हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट सेल में इस तरह से ग्रूव नहीं बनती। प्लांट्स में क्या होगा, एक सेल प्लेट बनती है। ठीक है, उस प्लेट से ही क्या होगी, डिवीज़न होती है। ठीक है, और लास्ट पे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस इसमें इक्वल डॉटर सेल्स बनेंगी और माइटोसिस ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को एनहांस करती है। ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी टाइप के सेल्स हैं, सब में जो है माइटोसिस रन करती है। ठीक है बच्चे, आज हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हुई आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।